जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज आपका भाई आपको पाचन तंत्र पढ़ाता है, तो चलिए देखते हैं पाचन तंत्र में क्या-क्या सिस्टम होता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए ये है ग्रसनी, जो मुँह से जो नली जाए रहती है पेट के लिए, उसे हम ग्रस नली बोलते हैं। इसमें ही हमारा खाना फिसल के जाता है। अब समझिए पाचन जो शुरू होता है वो मुँह से होता है। हमारे मुँह में 32 दाँत होते हैं, बच्चे के मुँह में 20 दाँत होते हैं। दाँत भी 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक दाँत आगे वाले जो बच्चे के सबसे पहले जम के आते हैं, उन्हें बोलते हैं हम कृंतक दाँत। ये काटने का काम करते हैं। उसके बाद होते हैं कीले टाइप के यहाँ पे, जो पिशाचिनी भूतों के होते हैं निकले हुए आगे को, वो होते हैं रंधक दाँत। आगे वाले कृंतक और कीले वाले रंधक। रंधक का मतलब होता है कि जो जो जानवर मांस-वास खाते हैं, चीरने-फाड़ने के लिए रंधक दाँतों का प्रयोग करते हैं, जैसे शेर, चीता, बिल्ली। ठीक है? तो ये होते हैं रंधक। उसके बाद होते हैं अग्रचर्वणक, वो पीसने का काम करते हैं। और उसके बाद होते हैं चर्वणक, वो भी पीसने का और घुटने का काम करते हैं खाने को। तो जैसे हमने खाना खाया, जैसे हम खाना खाते हैं तो दाँत क्या उसे पीसते हैं, कुचलते हैं। ठीक? अब दाँत पीस रहे हैं, कुचल रहे हैं, उसके बाद उसमें से मुँह में से लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो लार ग्रंथियाँ उसमें लार मिलाती हैं। वो खाना फिसलते हुए हमारी ग्रसनी में जाता है। ठीक है? यहाँ ग्रसनी में गया, वो धीरे-धीरे जा रहा है फिसलते हुए। ठीक? उसके बाद वो खाना जाता है अमाशय में। अमाशय में जाने के बाद वो खाना छोटी आँत में जाता है। छोटी आँत कहने के लिए छोटी आँत होती है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आँत से ज़्यादा होती है। लगभग 7 फीट इसकी लंबाई होती है छोटी आँत की। छोटी आँत में जाने के बाद इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। उसके बाद ये खाना बड़ी आँत में जाता है। बड़ी आँत में होते हुए और ये इधर लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब चलिए एक-एक करके समझते हैं सब चीज़ों को। सबसे पहले देखते हैं आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। 32 फीट का मतलब है कि यहाँ से शुरू होकर और जहाँ तक लास्ट रास्ता होता है इसका, उसकी लंबाई 32 फीट होती है। मीटर में अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 9 मीटर होती है। ठीक है? मतलब यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक इसकी लंबाई होती है 32 फीट। क्वेश्चन आ जाता है कि पूरी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो पूरी आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट या 9 मीटर। ये पूरी आहार नाल की लंबाई की बात हो रही है, ना कि छोटी आँत, बड़ी आँत की। पूरा टोटल सिस्टम मिला के। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन-कौन से अंग होते हैं। एक तो मुख गुहा। मुख गुहा का होता है मुँह। जो मुँह होता है इसे ही हम मुख गुहा बोलते हैं। गुहा का मतलब होता है वह स्थान जो खाली होता है। ठीक है? उसके बाद देखते हैं ग्रास नली। ग्रास नली ये वाली नली जो होती है सीने से लेके और जहाँ तक कमर से लास्ट होता है वहाँ तक ये ग्रास नली होती है। ये चिकनी पाइप होती है, एक नली के समान होती है। इसी में फिसल के ही भोजन जाता है। अमाशय, ये अमाशय होता है सबसे पहले जो भोजन जाता है अमाशय में जाता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होता है, जठर रस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। छोटी आँत में ही भोजन का पाचन होता है। पाचन का मतलब है कि उसमें से जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, उस चीज़ का पाचन होता है और अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब समझिए कि आँतें उसमें से अच्छी चीज़, ताकत वाली चीज़ चूसती हैं। ठीक है? बड़ी आँत का काम होता है पानी को चूसना। बड़ी आँत का काम होता है पानी को चूसना और नीचे है गुदा यानी मलाशय। यहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है। ठीक? अब समझते हैं कि पाचन के साथ-साथ ये तो पाचन वाले अंग हो गए। अब देखते हैं पाचन की कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियों का मतलब होता है ग्रंथियाँ कुछ एंजाइम छोड़ती हैं। एंजाइम वे चीज़ होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। जैसे लार ग्रंथियाँ, मुँह में 3 तरह की लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। लार ग्रंथि जो होती हैं वो 1.5 लीटर लार निकाल देती हैं। एक दिन में एक आदमी के 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक है? जठर ग्रंथि का मतलब है कि ये ग्रंथियाँ जठर रस जितना ज़्यादा बनेगा उतनी हमें ज़्यादा भूख लगेगी। जठर ग्रंथियाँ होगी, आगे पढ़ेंगे। लीवर प्लस पित्ताशय। लीवर, ये लीवर वाला भाग ये है, इसे हम लीवर बोलते हैं। पित्ताशय जो वसा को पचाने का काम करता है, पित्ताशय। अग्नाशय, अग्नाशय से बहुत सारे हार्मोन मतलब एंजाइम निकलते हैं जो पाचन का काम करते हैं। और आंत ग्रंथियाँ, आंतों में भी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं और उनसे पाचन होता है। आज समझते हैं पाचन क्या होता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जैसे हमने खाना खाया तो डायरेक्टली तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। हमारी कोशिकाओं में कोशिका बहुत छोटी होती है, खाने के टुकड़े बड़े-बड़े होते हैं, तो डायरेक्टली तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो उसमें कुछ एंजाइम की सहायता से और कुछ ग्रंथियों की सहायता से, कुछ हार्मोन्स की सहायता से क्या होता है? पाचन होता है और तब कहीं जाके वो हमारी आंतों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है। जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं तो इनका पाचन नहीं होता, इनका अवशोषण होता है। समझिए, देखो एक तो जल का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि क्या जल का पाचन होता है? नहीं। विटामिन का पाचन होता है? नहीं। खनिज लवण का पाचन होता है? नहीं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है बहुविकल्प में, तो इन चीज़ का पाचन नहीं होता। अब आता है पाचन एक फिजिकल केमिकल प्रक्रिया है। फिजिकल का मतलब है भौतिक और केमिकल का मतलब है रासायनिक। फिजिकल कैसे है? जैसे हमने खाना खाया तो जब भोजन को दांत चबाते हैं तो दांतों द्वारा भोजन को पीसा जाता है, तो वो कैसी क्रिया हुई? वो हुई एक फिजिकल यानी भौतिक क्रिया, क्योंकि उसे कूच रहे दांत।
अब आ गया है केमिकल। केमिकल का मतलब है कि इसमें बहुत सारे रसायन, जैसे HCl हुआ, अग्नाशय से बहुत सारी मतलब हार्मोन्स, सॉरी एंजाइम निकलते हैं, आंतों से एंजाइम निकलते हैं। ये सब क्या, ये सब केमिकल ही है, रसायन है। तो इसलिए ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की प्रक्रिया है पाचन। ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? ताकि हमें ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है। और आगे समझते हैं एक एक करके पार्टों को। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए अपना। पाचन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा का मतलब होता है वह स्थान जो खाली होता है। तो मुख के अंदर ये वाला भाग जो होता है खाली होता है, इसे बोलते हैं मुख गुहा। ठीक है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं। लाल ग्रंथि होती हैं 3 जोड़ी, जीभ के नीचे साइड में और ये होठों के पास में यहाँ पे। ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारे कन्वर निकलते हैं तो ये वाली जो लाल ग्रंथि होती है साइड वाली, यहाँ पे कुछ जीवाणुओं के इन्फेक्शन के कारण वो ग्रंथियाँ सूज जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कन्वर। यहाँ पूरा सूज जाता है, गांठ पड़ जाती है यहाँ पे, उससे बोलते हैं हम कन्वर। ठीक है। अब समझते हैं कि 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती हैं। सबसे बड़ी होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि ये वाली ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। और सांप में जहर जो इकट्ठा होता है इसी ग्रंथि में होता है। देखिए, आदमी में सबसे ज़्यादा लार कौन बनाएगी? पैरोटिड ग्रंथि। लेकिन सांप में जो जहर का काम करती है ये पैरोटिड ग्रंथि करती है। इस पैरोटिड ग्रंथि में ही सांप का जहर इकट्ठा होता है। ठीक है। अब एक दिन में एक व्यक्ति 1.5 लीटर लार उत्पादन करता है, यानी 1.5 लीटर लार भर जाएगी। अगर लीटर में इकट्ठा करे, कोई आदमी नीचे मुंह लटका कर ऐसे लार टपकाता रहा है तो 1.5 लीटर लार इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों में लार ज़्यादा बनती है। बच्चों में लार ज़्यादा क्यों बनती है? जो छोटा बच्चा होता है तो कुछ भी सामान उठाएगा मुंह में दे लेगा, कुछ भी सामान उठाएगा, चप्पल उठाएगा मुंह में दे लेगा। तो वो क्या है कि उसकी लार ज़्यादा निकल रही है, तो जैसे उसे चप्पल मुंह में दी, जितना भी रेता था वो उसकी लार में घुलकर सब बाहर निकल आता है। ठीक है। तो भगवान जी ने ये सिस्टम बना के भेजा है कि छोटे बच्चे में लार का ज़्यादा उत्पादन हो, ताकि जो भी वो कुछ खाए उसकी गंदगी मुंह में लिपट के और लार के साथ बाहर आ जाए। ठीक। हाँ, ये लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक लार में एक जीवाणु होता है लाइसोजाइम। वो क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। अब देखिए, जैसे मजदूर आदमी है, वो खेत में आलू खोद रहा है या फिर गन्ना छिल रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक। अब जैसे खाना खाने को जाता है तो थोड़े बहुत हाथ धोए, ज़्यादा वहाँ कोई साबुन थोड़ी है खेत में। अब जाता है और ऐसे हाथ बात धोकर थोड़ा बहुत हाथ से पोंछ के ऐसे और रोटी खाने लगता है। अब उसके हाथों पे तो बहुत सारे कीटाणु, वायरस है, जीवाणु है। तो अगर वो डायरेक्ट पेट में चले गए और नहीं मरे तो पेट में इन्फेक्शन कर देंगे। तो लार में एक चीज़ होती है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होता है, वो कीटाणु, वायरस जो भी है सब मर जाते हैं। कुत्ते को आपने देखा, कुत्ते का अगर पैर कट जाए या फिर कहीं पे उसके चोट लग जाए कुत्ते के, और ऐसा स्थान जहाँ तक उसकी जीभ पहुँच जाए, तो कुत्ता क्या है, जीभ से चाट-चाट के उस चोट को ठीक कर देता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते की जो लार होती है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। वैसे कुत्ते की लार में रेबीज़ वायरस भी पाया जाता है, लेकिन कुत्ता अपनी चोट को स्वयं ठीक कर लेता है क्योंकि उसकी लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब समझते हैं टाइलिन और डाइस्टेज। ये 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और डाइस्टेज। इसमें क्या होता है, टाइलिन और डाइस्टेज होते हैं स्टार्च, मंड, चोकर का पाचन करते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च होता है जो गेहूँ या चावल, जो भी अनाज होते हैं उसके ऊपर का एक छिलका होता है, जिसे हम चोकर बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं चोकर। और चावल के जो ऊपर का जो पॉलिश होती है उसे बोलते हैं हम लूटा। तो इसमें चोकर और पॉलिश में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस स्टार्च या इसे मंड बोलते हैं या चोकर बोलते हैं, इसी का जो कैप्सूल होता है, जो हम दवाई में कैप्सूल यूज करते हैं, उस कैप्सूल का जो आवरण होता है इसी स्टार्च का बना होता है। ठीक है। तो इस स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन या डाइस्टेज। ठीक। फिर देखते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा करता है। म्यूकस एक चीज़ होती है हमारी सीने वाली नली में भी बनी होती है म्यूकस, जिसकी वजह से हमें मतलब क्या, भोजन को चिपचिपा कर देती है और भोजन को फिसलने में थोड़ी सहायता करता है। म्यूकस जो होता है वो भोजन को चिपचिपा और भोजन को फिसलने में, नीचे सांस के उसकी ग्रसनी में फिसलने में सहायता करता है। ठीक है। अब देखते हैं ग्रास नली। इसमें पाचन नहीं होता, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्रमांकुचन होता है। क्रमांकुचन का मतलब होता है अब ये थोड़ी है, जैसे ये ग्रसनी है तो यहाँ तो डायरेक्ट खाना खाया तो नीचे की ओर गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 करके चलता है, उसे बोलते हैं क्रमांकुचन गति। क्रमांकुचन का मतलब होता है, जैसे ये आप गति दिखाई दे रही है ना, कुछ इस तरीके से हल्की पिचकी हुई सी, इस तरीके से गति होती है। पहले यहाँ आगे खाना, फिर आगे ऐसा थोड़ा हल्का सा दबाएगा, जो ये वाली नली हल्की सी दबाएगी, फिर आगे को बढ़ेगा। तो इस तरीके से खाना आगे की ओर चलता रहता है, डायरेक्टली ऐसा दाएं दिन इसमें नहीं गिरता है। ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रसनी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अब एक चीज़ समझिए, ये बॉलस क्या है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कुछ बाल आ जाए मुंह में, या फिर कोई पथरिया आ जाए या कुछ भी चीज़ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, मुंह में से खाना निकाल लेते हैं। ठीक है। और खाना निकालने के बाद जो मुंह में से वो
जो घुटा हुआ खाना है, जो भी गस्सा या रोटी के टुकड़े जो मथे हुए हैं उसमें लार में सने हुए हैं, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। अब आदमी क्या करता है, अगर रोटी-वोटी है तो रोटी को फेंक देगा, अगर मिठाई-विठाई है तो उसे फिर से खा लेता है। ठीक है? आप इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। अमाशय के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने समझा था कि मुख गुहा, लार ग्रंथियाँ और ग्रसनी। अब समझते हैं अमाशय के बारे में। तो अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमच। सबसे पहले जो खाना जाता है पेट में वो अमाशय में ही जाता है। अमाशय जो है भोजन को 4 घंटे तक अमाशय में रखता है। भोजन 4 घंटे तक अमाशय में ही रहता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा देर तक भोजन किस जगह रहता है पेट में, तो वो रहता है अमाशय में। इस अमाशय के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक मैं लिख देता हूँ जैसे कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी सॉरी। अब देखिए ये कार्डियक वाला जो भाग है ये सबसे पहला वाला भाग होता है। जैसे यहाँ से भोजन आया, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा? इसमें कार्डियक में। अब इसमें होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड होता है, तेजाब होता है। इसका काम होता है जो भी भोजन के साथ गलती से बैक्टीरिया आ गए हैं, जीवाणु आ गए हैं, ये HCl उनको मार देता है। दूसरा काम होता है कि जैसे आदमी जल्दी जल्दी खाना खा लेता है तो बड़े बड़े गस्से खा लेता है, उस भोजन को ठीक से चबा नहीं पाता, तो जैसे ही आता है इसमें आते ही वो क्या होता है, एकदम मथ जाता है। तेजाब में कुछ चीज़ डालेंगे तो वो गल जाएगा। तो जैसे जलेबी बनाने वाली मैदा होती है ना, एकदम लेई जैसी, उस तरीके से बना देता है। कौन सा भाग? ये कार्डियक वाला भाग। अब ये HCl होता है, इसका pH मान बहुत कम होता है, मात्र 2 होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। तो जब हम ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तब क्या होता है, ये HCl ऊपर की ओर चढ़ने लगता है सीने पे, तब हम बोलते हैं कि सीने में जलन हो रही है। ठीक है, सीने में जलन महसूस होती है HCl के कारण, जब HCl ज़्यादा मात्रा में ऊपर बढ़ने लगता है। अब जैसे हमने दावत में ज़्यादा खाना खा लिया, ज़्यादा उल्टा-सुल्टा खाना खा लिया, तो हमें उल्टी आने लगती है। तो उल्टी क्या है, जब HCl की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तब उल्टी आने लगती है। ठीक, अब जब हम उल्टी करते हैं तो हमारा मुँह पूरा एकदम खट्टा हो जाता है, उल्टी एकदम खट्टी होती है, दाँत एकदम खट्टे हो जाते हैं, तो उस समय क्या है, वो HCl होता है जो मुँह से बाहर निकलता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि HCl क्या होता है, पेट में क्या-क्या काम करता है। भोजन को तोड़ता है, भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है, और ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है HCl। ठीक है, देखो कार्डियक जो होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, HCl बनाता है, जीवाणुनाशी होता है और भोजन को तोड़ता है। ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताई दिए हैं। अब देखते हैं फंडिक। ये वाली जो भाग होता है फंडिक, कांटेनुमा रूजी होती हैं। इस वाले भाग में कांटेनुमा रूजी, रूजी का मतलब है जैसे कांटे खड़े से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तो यही कांटे हमें चुभने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा जब आप कभी भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं और बैठते हैं जैसे, या लेटते हैं, तो ये कांटेनुमा संरचना चुभती है पेट में। हम बोलते हैं कि पेट में चुभन हो रही है, तो इस चीज़ को बोलते हैं रूजी, और ये फंडिक वाले भाग में होते हैं। भोजन को रोक कर रखता है, जब भोजन आता है तो इस कांटेनुमा संरचना में वो हिलका रहता है पाचन के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आया और ये चीज़ ना होगा तो डायरेक्ट फिसल के कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब भूखा रहने पर चुभता है, ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। एक होता है पाइलोरिक, लास्ट वाला भाग है पाइलोरिक। इसके नीचे वाले भाग पे यहाँ पे जठर ग्रंथियाँ होती हैं और ये क्या निकालती हैं, जठर रस निकालती हैं। अब इसी में एक चीज़ होती है रेनिन एंजाइम। अब ये रेनिन एंजाइम क्या होता है, रेनिन एंजाइम दूध का दही बनाता है। समझिए कैसे, दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं हम केसिन प्रोटीन। इस केसिन प्रोटीन के कारण ही जो भैंस का दूध होता है वो सफ़ेद होता है, और एक होती है कैरोटीन प्रोटीन जो गाय के दूध में होती है, जिसके कारण दूध का रंग पीला होता है, गाय के दूध का रंग। अब केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद हो रहा है, तो रेनिन एंजाइम जो है वो दूध को दही में बना देगा। हमारा शरीर डायरेक्टली दूध का पाचन नहीं कर सकता, पहले रेनिन एंजाइम द्वारा दूध का दही बनाया जाता है, उसके बाद पाचन करता है। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है वो दूध पीता है, तो पियागा तो वो दूध, लेकिन कभी उसे उल्टी आने लगती है, दूध उबल देता है, तो एकदम थक्के बना कर उबलता है, दही जैसा दूध। तो वो किसके कारण, रेनिन एंजाइम के कारण दूध का दही बन जाता है। जैसे ही हम कोई व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसमें रेनिन एंजाइम कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो दूध का पाचन नहीं कर पाता है। तो हमें दूध से ज़्यादा दही फायदेमंद है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट दही मिल रहा है, दही का पाचन आराम से कर देगा। इसलिए कुछ कुछ व्यक्तियों को दूध अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम कम होता है और दूध से दही नहीं बना पाता। एक होता है पेप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन बदल देता है। देखिए यहीं पे जठर ग्रंथि के पास में एक एंजाइम निकलता है जिसे बोलते हैं हम पेप्सिन। ये क्या करता है, जो हम प्रोटीन लेते हैं, जो हमारे खाने में प्रोटीन होता है, उसका क्या बना देता है, पेप्टोन बना देता है। ठीक है, अब एक नया शब्द है काइम। देखिए जब हमारा भोजन मुंह में था, हम उसे चबा रहे थे तो उसे बोले थे बोलस, लेकिन वो जैसे ही अंदर गया यहाँ पे, अब इसने क्या करा है, अमाशय ने उसे मथ दिया है। मथने का मतलब लुगदी बना दी है उसकी।
तो उसे बोलेंगे हम काइम। तो काइम जैसे मतलब काइम वाले रूप में वो आगे को बढ़ता जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझाते हैं। जैसे लीवर, लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, मतलब शरीर के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग है लीवर। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। इसी के पास में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय ये होता है, पित्त क्या होता है कि लीवर पित्त बनाता है, ठीक है। अब पित्त में क्या होता है, कभी कभी स्टोन बन जाता है, तो उससे बोलते हैं पित्त की पथरी। पित्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 8। कहने का मतलब ये है कि इससे एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं हम पित्तरस। इसका पीएच मान 8 होता है, और इसका पीएच मान 8 होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कड़वी चीज होती है, एकदम क्षार वाली चीज होती है, ठीक है। अब ये निकलता क्यों है, ये इस वजह से निकलता है कि जो अमाशय से जो भोजन आया हुआ होता है वो HCl से गुथा हुआ होता है, मतलब उसमें HCl की मात्रा ज्यादा होती है। अब HCl आंतों को हानि पहुंचा सकता है, आंतों को गला सकता है, तो इस वजह से उच्च HCl यानी अम्लता को कम करने के लिए पित्तरस क्षारीय होता है, और उसके मतलब अम्लता और क्षारीय मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि ये आगे ठीक से पच जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, वसा का इम्लिफिकेशन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो पित्ताशय होता है, जो पित्तरस निकलता है वो वसा को पचाता है, ठीक है। एंजाइम ना होने के बाद भी पाचन का कार्य करता है। क्वेश्चन आता है ऐसी क्या चीज है जो एंजाइम ना होने के बाद भी मतलब एंजाइम ना होने के बाद भी पाचन का कार्य करता है, कौन, पित्ताशय। अच्छा एक चीज है कि इस पित्त को निकलने के लिए कैसे पता चलेगा कि हाँ पित्त निकलना चाहिए या निकलना चाहिए, तो एक हार्मोन्स होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स होता है जो हमारी आंत निकालती है उस हार्मोन्स को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पित्ताशय होता है ये उत्तेजित हो जाता है और पित्तरस को निकालने लगता है, ठीक है। लीवर से बनता है पित्त। पित्त आता है छोटी आंत में, क्यों आता है, क्योंकि जो अम्लता भोजन आ रहा है, अम्ल वाला भोजन आ रहा है, इसकी अम्लता को कम करेगा, उसे उदासीन करेगा। क्यों, क्योंकि बाद में इसका ठीक से पाचन हो सके। इसको उत्तेजित करने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा हार्मोन है जो पित्ताशय को उत्तेजित करता है, तो वह कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब उसके बाद एक ये ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं हम अग्नाशय, इंग्लिश में बोलते हैं पेंक्रियास। इसमें क्या होता है, इसमें सेक्रेटिन हार्मोन्स होता है। आंत से एक हार्मोन्स निकलता है जिससे बोलते हैं हम सेक्रेटिन हार्मोन्स। उस हार्मोन्स की वजह से ही अग्नाशय उत्तेजित होता है और इसमें से पूर्ण पाचक रस निकलते हैं। पूर्ण पाचक रस हम उससे बोल सकते हैं कि जो पूरा पाचन कर सके। बात समझ में आ रही है, जो भोजन का पूर्ण पाचन कर सके। अब देखो यह एक ग्रंथि है, यह पूर्ण पाचक एंजाइम निकालती है। अब उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो लाट, शॉर्ट फॉर्म में देखो लाट। टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन। ये क्या करता है, जो प्रोटीन हमारी पेप्टोन के रूप में बन गई थी, किससे, जो जठर रस से पेप्टोन के रूप में बन गई थी, उस पेप्टोन को पेप्टाइड के रूप में बदलता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पेप्टोन रूप है, जो ऊपर से पचती हुई आ रही है प्रोटीन, वो क्या बनता है, पेप्टाइड। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे जटिल जो पाचन होता है वो प्रोटीन का होता है। सबसे जटिल पाचन प्रोटीन का होता है। तो जो लोग जिम करते हैं ना और जो प्रोटीन वाले डब्बे खाते हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा हैंग सा रहता है, बेकार रहता है, ठीक से पाचन नहीं कर पाते। अब देखिए दूसरा हार्मोन है लाइपेज। लाइपेज क्या है, ये स्टार्च और मंड का पाचन करता है। हालांकि जो स्टार्च और मंड का पाचन हमारे लार से हो जाता है, लेकिन जो भाग बच रहता है स्टार्च का पाचन होने से, मंड का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने से, वो इमाइलेज नाम का जो मतलब हार्मोन एंजाइम होता है, वो क्या करता है, उसका पाचन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट का। या मंड एक ही बात है, स्टार्च मंड कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये फैट वसा लिपिड का पाचन करता है। कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई तेलीय चीज खा ले, ओलीय चीज खा ले जिसमें घी हो, चर्बी हो, तो उस चीज का पाचन लाइपेज करता है। इसको उत्तेजित क्या करता है, सेक्रेटिन हार्मोन, जो छोटी आंत से निकलता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे समझाते हैं। छोटी आंत के बारे में समझते हैं। तो ये है छोटी आंत। इस छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से ज्यादा होती है। इसकी लंबाई होती है करीबन 7 फुट। छोटी आंत की लंबाई 7 फुट होती है। अब इसमें क्या होता है, छोटी आंत पूर्ण पाचन होता है इसमें। कहने का मतलब ये है कि जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा, वो छोटी आंत में होता है। पाचन प्लस अवशोषण, इसमें पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। समझिए, पाचन का मतलब है कि जटिल कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक अणु में टूटना। जटिल कार्बनिक अणु का सरल कार्बनिक अणु में टूटना क्या कहलाता है, पाचन। तो भोजन पहले अमाशय में आया, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है और उसका क्या हो गया, पाचन हो गया है। अब पाचन में क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे प्रोटीन भी पच गया, वसा भी मतलब पच गया, कार्बोहाइड्रेट भी पच गया। अब उनका क्या है, इन तीनों चीजों का अवशोषण होगा। तो एक विली नाम की चीज होती है। विली का मतलब है ये उंगली टाइप की उभरी हुई संरचना होती है छोटी आंत के लास्ट वाले भाग पे। अब इनसे क्या होता है कि इनसे जो पचा हुआ भोजन है उसमें जो अच्छी चीजें हैं, खनिज तत्व, विटामिन और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उन सब का अवशोषण होगा। कहने का मतलब ये है कि आंत उस जो खाना है उसमें से
चूसना शुरू करेंगे अच्छी अच्छी चीज़, ठीक है। देखो इलियम में पाचन व अवशोषण होता है, ये जो है लास्ट वाला भाग है, इसे बोलते हैं इलियम। ये होता है इलियम, ये वाला भाग होता है इलियम, और इलियम में क्या होता है, इसका पाचन होता है। ये वाली जो संरचना होती है उन्हें विली विली बोलते हैं। अब देखिए इस आंत में, छोटी आंत में एक चीज होती है इरेप्सिन, जो अभी तक हम प्रोटीन का पाचन करते करते चरणों में आ रहे थे। इरेप्सिन जो मतलब एंजाइम होता है, वो पेप्टाइड को, जो प्रोटीन का रूप टूटते टूटते हुए आ रहा था, उसको एमिनो एसिड में बदल देती है, और एमिनो एसिड आंतों द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। छोटी आंत का काम इतना सा होता है कि उसमें पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, ये उसका मेन काम है। अब समझते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से कम होती है, करीबन 2 फुट की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसके जहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ पे एक चीज़ होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक छोटी सी संरचना होती है, मांस का टुकड़ा होता है। इसका काम होता है कि जो गाय भैंस हरा चारा खाने वाली जो भी पशु होते हैं, उनके शरीर में ये चीज़ बड़ी होती है। इससे क्या होता है, इससे सेल्यूलोज का पाचन होता है। सेल्यूलोज का पाचन का मतलब समझिए कि घास कूड़े में एक चीज़ होती है सेल्यूलोज, और उसका पाचन सिर्फ जिस चीज़ में, जिस पशु में, जिस भी चीज़ में ये अपेंडिक्स बड़ा होगा वही कर सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर तो ये छोटा होता है। अगर मनुष्य ज़्यादा मात्रा में घास मतलब साग वाग खा ले तो उसका पाचन नहीं कर पाता है और पेट में दर्द होने लगता है। तो कोई आदमी ज़्यादा मात्रा में साग खा लेता है, तो जैसे पालक का साग, तो क्या दर्द होने लगता है पेट में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें इसे भोजन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भोजन जाएगा तो इसका काम होता है जल को अवशोषण करना। कहने का मतलब ये है कि जो पानी का खिंचाव होता है, पानी यहाँ से अवशोषण होता है, वो होता है बड़ी आंत से, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ से जो भोजन है पानी सुंदा वो इसमें जाएगा, और यहाँ से होते हुए वो पानी का अवशोषण होते 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 और ये यहाँ पे लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरिया रोग में, ये तो बता दिया सेल्यूलोज का पाचन होता है, डायरिया रोग में जल का अवशोषण नहीं हो पाता, इसमें ये वाली आंत काम करना बंद कर देती है, जल का अवशोषण नहीं करती है। तो जल का अवशोषण नहीं करता तो क्या, लैट्रिन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है और क्या हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा मात्रा में कई दिन तक यहाँ खाना रुका रहे, तो आंत का काम तो है बस जल को चूसना, जल को चूसना। तो उससे क्या होता है कि जो जल होता है, वो जो यहाँ पे जो खाना भरा होता है उसमें से पूर्ण रूप से जल निकल जाता है, और जो मल होता है यानी लैट्रिन होती है वो सूख जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो लैट्रिन होती है वो सूख जाती है, क्यों? क्योंकि ये वाली आंत बस इसका एक ही काम है कि पानी को चूसना चूसना, और ये सबरा पानी चूस के उस खाने का उसमें से सब पानी खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो मल होता है बहुत ज़्यादा कड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब एक बात और बताऊं कि यहाँ पे जो मल होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे मल इकट्ठा हो गया और मल नहीं त्यागा गया, ठीक है। अब मल बहुत ज़्यादा कड़ा होने की वजह से इस रास्ते से जब बाहर निकलता है तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्क्रैच लग जाती हैं, कुछ जख्म हो जाता है कड़े मल की वजह से, मतलब हार्ड, जब लैट्रिन हार्ड हो जाती है तब, तो उसकी वजह से स्क्रैच लग जाती हैं, घाव हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि लैट्रिन वाला स्थान होता है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इसके साथ यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, मस्सा टाइप का बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं एक बीमारी हो जाती है पाइल्स या बवासीर की बीमारी से बोलते हैं। डॉक्टर लोग इसको काट देते हैं और निकाल के इसे ठीक कर देते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।